नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है जीएस टाउन, तो आपने कभी सोचा है कि इसका नाम हम लोगों ने जीएस टाउन ही क्यों रखा है? जीएस टाउन का मतलब होता है टाउन जो होता है कोई, मान लीजिए कोई शहर है, और जब आप उस शहर में इंटर करते हैं, घुसते हैं, उस शहर से परिचित होना पड़ता है आपको। उस शहर में बहुत सारी गलियाँ होती हैं, तो वो सारे गलियों से आप परिचित जब हो जाएंगे तब वो बखूबी उस शहर को आप जानते हैं। तो जीएस का मतलब हो गया जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में सब आपके कंप्लीट जो स्टडी होती है वो जनरल स्टडीज में ही आ सकती है। तो जब आपकी कंप्लीट स्टडी जो होगी, तो वो जो जीएस का टाउन है उससे हर एक गली से हम आपको आपकी वाकिफ कराएंगे। हमारा यही मोटो, यही लक्ष्य है, इसीलिए इसका नाम जो है जीएस टाउन रखा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करंट अफेयर का सेक्शन लेके आए हैं, और आपको पता ही है कि आपको ये जो एग्ज़ाम है, जो वनडे एग्ज़ाम आपको होने वाला है, चाहे वो जीडी का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो या सीजीएल का हो, या एक और जोड़ लीजिए सीएचएसएल। सीएचएसएल में भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो वीडियो के होने वाले एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ामों में करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर के सेगमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन ही ये तय कर देता है कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो करंट अफेयर को बिल्कुल मिस नहीं करना है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, हम आपको पूरा जो 2020 है, जो 2022 जो ईयर हम लोग का निकला है, उसका कंप्लीट करंट अफेयर लेके आएंगे। एक होगा मंथली, होगा जैन से लेके दिसंबर तक, और फिर हम कंपाइल करके 1 ईयर का जो है, वो जो 1 ईयर है उसकी एक साथ वीडियो आएगी, मैराथन वीडियो होगी। तो आप इन दोनों को देखिए। जैसे 1 जनवरी से आप दिसंबर तक देखेंगे तो सारे सेक्शन लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर आप 1 ईयर वाला मैराथन देख लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर का कोई भी सेक्शन, कोई भी पार्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाना है वो बाकी नहीं रहेगा। और हम टारगेट करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर का 30% रोल है, तो हम लोग कम से कम अचीव जो है वो 29% करें। 1% कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन 1% से ज़्यादा कंप्रोमाइज हम लोग नहीं होने देंगे। हम 29% सिलेबस को कवर कर लेंगे। जो करंट अफेयर का सेक्शन है, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उसमें, बिना किसी चिंता के, बिना किसी झिझक के। चलिए हमारे साथ शुरू कीजिए, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, जो प्रहरी ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? तो प्रहरी ऐप को आपको बताना अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, या राजनाथ सिंह जी ने किया है, या नरेंद्र मोदी जी किए हैं, या निर्मला सीतारमण ने किया है। प्रहरी ऐप, अब बताइए कि प्रहरी ऐप जो है वो किससे रिलेटेड है? ये प्रहरी ऐप जो है वो बीएसएफ के जवानों से रिलेटेड है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसको दिल्ली में अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। तो आपको ऐप का नाम याद रखना है, प्रहरी ऐप। किसने किया? अमित शाह ने। कहा? दिल्ली में। किसके लिए? बीएसएफ के। तो बीएसएफ के जो जवान होते हैं, जो उनकी निजी जानकारी, उनकी पोस्टिंग से रिलेटेड, उनकी एकोमोडेशन से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। और जो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि उनकी सुरक्षा कंप्रोमाइज़ ना हो, आप देखते हैं कि बहुत बार बीएसएफ के जवानों के साथ सुरक्षा उनका कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वो कंप्रोमाइज़ ना हो उसको ध्यान में रखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इसको किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। अमित शाह जी कौन है? हमारे देश के गृह मंत्री हैं, यानी सारे होम अफेयर्स जो है इन्हीं के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया है? अब एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया, उनका नाम आपको बताना है। सुरेश रे पटेल को, या अमित लोढ़ा को, या प्रवीण के श्रीवास्तव को, या नवीन सिकेरा को? इसका ऑप्शन सी सही है, प्रवीण के श्रीवास्तव। अब बताइए, जो प्रवीण के श्रीवास्तव थे, इसके पहले जो है एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे? वो थे सुरेश एन पटेल। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनके पहले जो थे उनका नाम क्या था? सुरेश एन पटेल। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रवीण के श्रीवास्तव के पहले जो है वो
सीबीसी कौन थे, यानी एक्टिंग विजिलेंस कमिश्नर कौन थे? ये जो है प्रवीण के श्रीवास्तव, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी बताइए, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनका कैडर कौन था? हर आईएएस अधिकारी को एक कैडर मिलता है और उसी कैडर में ही उसको अपनी सेवा देनी होती है। तो इनका कैडर था असम और मेघालय कैडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 यानी DI, अब G20 जो है उसका DI यानी डिजिटल इनोवेशन अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो उसको लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव जी ने। कौन लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव जी। और बताइए अश्विनी वैष्णव जी हैं कौन? ये हमारे देश के जो हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड रेलवेज मंत्री हैं, यानी ये रेलवे मिनिस्टर हैं। और ये जो G20 DI लॉन्च किया गया है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है स्टे सेफ फ्रॉम ऑनलाइन कैंपेन। मतलब आपको सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं कि इस समय कितना फ्रॉड हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से ही। तो सोशल मीडिया से भ्रष्टाचार को या फ्रॉड को, किसी भी तरह का सोशल मीडिया से आपको हानि ना, आपकी जो निजी जानकारी है वो पब्लिक ना हो, उसको बचाने के लिए, उसके आपकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उसकी रक्षा के लिए ही ये DI जो है वो लॉन्च किया गया, यानी डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने न्यू रैंकिंग सिस्टम ऑफ सिटीज किस आधार पर लॉन्च किया है? अब बताइए कि आपको एक जो क्वेश्चन जो हम ये है हमारा, इसमें ही आपको एक फैक्ट आ गया कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मंत्री हैं, कई बार ये भी पूछ दिएगा वनडे एग्जाम में कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मंत्री कौन है, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये आप याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन तो समझ लीजिए यही बन गया आपका। और जो न्यू रैंकिंग ऑफ सिटीज किस आधार पे लॉन्च किया गया है? सारे सिटीज के लिए एक रैंकिंग लॉन्च किया गया है, तो उसका बेस क्या था, मतलब उस किस आधार पे किस चीज को आधार बना करके ये जो न्यू रैंकिंग सिस्टम ऑफ सिटीज लॉन्च किया गया है, वो तो उसका होगा फाइनेंस एंड ब्यूटी को आधार बना करके। यानी सिटीज हैं उनको जो है, जो इंडिया में जो सिटीज हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में 40 लाख से ऊपर के सिटी जिनकी आबादी जो है, ये आधार क्या है? जनसंख्या है। पहली कैटेगरी में क्या है? 40 लाख से ऊपर। दूसरी कैटेगरी में क्या है? 10 लाख से 40 लाख के बीच। तीसरी कैटेगरी में क्या है? 1 से 10 लाख के बीच। और चौथी कैटेगरी में है 1 लाख से नीचे के जितनी सिटीज हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से नीचे है, उनको जो है रखा गया है। तो इसमें इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि जो वित्तीय जो है, मतलब इकोनॉमिक जो हैप्पी इंडेक्स है, जो हैप्पी सिटीज हैं, मतलब इकोनॉमिक रूप से यानी वित्तीय रूप से जो मतलब खुशहाल, इसको कह सकते हैं वित्तीय रूप से खुशहाल जो इंडिया के सिटीज हैं उनकी रैंकिंग तैयार की गई है। और उसमें उसका बेस क्या है? फाइनेंस एंड ब्यूटी। इससे क्या होगा कि जो जैसे मान लीजिए किसी सिटीज की रैंकिंग नहीं आई, तो वो अगली बार अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए बेहतर परफॉर्म करेगा। इससे क्या होगा? ओवरऑल पूरे इंडिया का ग्रोथ सुनिश्चित होता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ है? अब बताइए कि किस फुटबॉल खिलाड़ी का, बहुत फेमस खिलाड़ी थे वो, उनका निधन हो गया हाल ही में। तो उनका नाम है पेले। ये कहाँ के खिलाड़ी थे? ये थे ब्राज़ील के। और इन्होंने ब्राज़ील की टीम से खेलते हुए अपने करियर में 92 मैच खेले हैं और इसमें इन्होंने 77 गोल दागे हैं। कितने मैच में? 92 मैच है इनके। इनका जो पर्सनल गोल है, मतलब वो है 77 गोल इन्होंने ब्राज़ील की तरफ से खेलते हुए गोल दागे हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है? उनका नाम है एक और, द ब्लैक पर्ल। क्या नाम है इनका? ये भी याद रख लीजिए, द ब्लैक
पर्ल। और इनको सेंचुरी ऑफ द खिलाड़ी का नाम से भी सम्मानित किया गया है कि ये एथलीट ऑफ सेंचुरी हैं। तो ये भी याद रख लीजिए कि एथलीट ऑफ सेंचुरी के नाम से अगर पूछ लिया किसे जाना जाता है तो वो है पेले साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्री की माता का निधन हुआ है? मतलब आपको बताना है, अभी बहुत सारे न्यूज में भी था ये कि कौन हमारे देश के जो मंत्री हैं उनकी माता जी का निधन हो गया है। तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी माता जी का निधन हुआ है। वो 99 साल की थी, उनका नाम था हीराबेन। नरेंद्र मोदी जी की माता का 99 साल में अभी हाल ही में निधन हुआ है और उनकी माता का नाम था हीराबेन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली उत्सव किस प्रदेश में मनाया गया? अभी बिजली उत्सव जो है हाल ही में संपन्न हुआ है, तो वो किस प्रदेश में मनाया गया? तो बिजली उत्सव अभी असम में मनाया गया है और इसका जो है असम के एक गांव में मनाया गया। तो गांव का नाम आपको बताना है। तो गांव का नाम है आनंदपुर। और इसका लक्ष्य क्या है? बिजली उत्सव मनाने के पीछे मुझे मोटो क्या है, क्यों बिजली उत्सव मनाया जाता है? इससे ये लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं, जो बिजली उपभोक्ता है उनके अधिकार से वो कैसे अपने अधिकारों से अवेयर हो सकते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। बिजली के फायदे बताए जा रहे हैं, जो नागरिकों को बिजली के फायदे भी बताए जा रहे हैं। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? REC क्या है? REC जो है भारत की महारत्ना कंपनी है। तो अभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, बिजली उत्सव जो ऑर्गेनाइज किया गया, जो आयोजित किया गया था, उसको किसने आयोजित किया था? तो REC ने किया था। REC है कौन? तो भारत की महारत्ना कंपनी है। कहाँ पे हुआ था? असम के आनंदपुर गांव में हुआ था। ये सारे आपको फैक्ट याद करने हैं। और ये किसके थ्रू हुआ था? जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसका एक पार्ट मान सकते हैं कि बिजली उत्सव भी उसका एक पार्ट है, उसका एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? अब बताइए आप कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? SBI करता है? नहीं, क्योंकि ये इसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी कर सके। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर RBI? इसका सही ऑप्शन है RBI। RBI जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। और ये रिपोर्ट जारी करने के पीछे मोटो क्या होता है? इसका होता है कि वित्तीय क्षेत्र में विकास एवं विनियमन से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा हो और कहाँ हम लैग कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, कौन सा स्टेट लैग कर रहा है, उस पर सुधार किया जाए, उसको और बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि आप ये नियम अपना करके अपनी स्टेबिलिटी जो है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ गर्भ ऐप। एक ऐप बनाया गया स्वस्थ गर्भ ऐप, वो किस संस्था ने विकसित किया है? 2 संस्थाएं मिलकर के ये स्वस्थ गर्भ ऐप बनाई है और वही आपको नाम बताना है कि ये किस संस्था ने मिलकर किया है। IIT रुड़की और दिल्ली एम्स ने, या फिर IIT कानपुर और गोरखपुर एम्स ने, या IIT खड़गपुर या दिल्ली मेडिकल कॉलेज ने, या दिल्ली मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य मंत्रालय ने? इसका ऑप्शन ये सही है, IIT रुड़की और दिल्ली एम्स ने इस ऐप को विकसित किया। इस ऐप को विकसित करने का पीछे जो है वो उद्देश्य है इसका कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके, गर्भ में बच्चे को कोई नुकसान ना हो, माता को कोई नुकसान ना हो, और जो है डिलीवरी के समय में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस आए, बहुत ज़्यादा वो कम हो जाए, इसलिए इस ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार लोकायुक्त बिल पास किया है? तो किस राज्य ने हाल ही में लोकायुक्त बिल पास किया है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में लोकायुक्त बिल पास किया। और लोकायुक्त बिल पास होने से क्या होगा? लोकायुक्त बिल पास होने से ये होगा कि जो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के सारे भ्रष्टाचार जो है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो सब इसके दायरे में आ जाएंगे और मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। यानी चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री परिषद का आदमी हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। यही इस बिल का
मकसद है। अब बताइए आप कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सब लोग दीजिए और बताइए कि आपकी तैयारी कितनी शॉर्प है और कहाँ तक आपने पढ़ा है। तो जितने भी स्टेट हैं सबसे पहले तो आपको उसका कैपिटल याद कर लेना चाहिए। उसके बाद उनके जो है गवर्नर याद कर लेना चाहिए कि गवर्नर कौन है, कौन कौन है, किस किस राज्य के गवर्नर कौन है। यानी सारे राज्य के राज्यपालों का नाम आपको याद होना चाहिए। आपको ये पता ही है कि केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल नहीं होते, वहाँ उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश हैं जितने, उनके सारे उपराज्यपालों का नाम याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, मिनिमम आप हर एग्जाम में 1 नंबर तो प्राप्त कर ही लेंगे कैपिटल और राज्यपाल का नाम याद करने से, उपराज्यपाल का नाम याद करने से, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछ ही लेता है किसी स्टेट के इस स्टेट के राज्यपाल कौन है। खासकर जो वनडे टाइप के एग्जाम है जो यूपी SSSC कराती है उसमें तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है। अब बताइए कि महाराष्ट्र की राजधानी हमने पूछा था, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वो एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो अब सारे फैक्ट्स आपको हमने जो बताए हैं वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू ट्रांसजेंडर लॉ किस देश ने लागू किया है। एक न्यू ट्रांसजेंडर लॉ आया है, वो किस देश ने लागू किया है, तो वो है स्पेन ने लागू किया है। और इसका मकसद क्या है, न्यू ट्रांसजेंडर लॉ के अंतर्गत इसमें 16 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं वो बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के अपना लिंग बदलने का अधिकार रखते हैं। यानी मेल है तो फीमेल हो सकता है, फीमेल है तो मेल हो सकता है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और जो 14 से 16 साल तक के बच्चे हैं उनको जो उनके माता पिता की उपस्थिति में ही उनका जेंडर जो है वो चेंज किया जा सकता है। और जो 12 से 13 साल के बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से 13 के बीच है वो अपना जेंडर चेंज कराने के लिए न्यायाधीश की अनुमति लेके आएंगे तब उनका जेंडर चेंज हो पाएगा। तो ये न्यू ट्रांसजेंडर लॉ किसने लाया है, वो है स्पेन ने लाया है। आपको याद रखना है कि देश का नाम है स्पेन। इसमें प्रोसेस क्या है, 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो हैं वो अपना बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के, यानी आप 16 वर्ष के हैं या 16 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के, बिना किसी अनुमति के आप अपनी इच्छा से ही अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEO का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं कि आपको आइडिया लगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं सबके फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो इसका होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होगा, या वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, या वर्ल्ड इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, या वर्ल्ड इंजीनियरिंग आउटलुक होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब बताइए WEO है क्या। WEO जो है वो IMF, आप नाम सुने ही होंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो IMF है उसका एक सर्वेक्षण निकाय है। IMF को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसका एक सर्वेक्षण निकाय है और ये क्या करता है, निकट और मध्यम अवधि के दौरान जो है वैश्विक आर्थिक विकास का जो है, निकट और मध्यम यानी नज़दीक का और बीच का, जो बीच की जो अवधि होती है उसके दौरान जो है वैश्विक आर्थिक विकास का सर्वेक्षण करता है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में, यानी एक साल में 2 बार अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। और जनवरी और जुलाई के महीने में ये अपनी रिपोर्ट वो IMF को सबमिट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCEA के चेयरमैन कौन है। अब बताइए CCEA का फुल फॉर्म क्या होगा, फिर आप बताइए कि चेयरमैन कौन है। इसका फुल फॉर्म होगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। हमने बताया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसको पिन करना है और इसका फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा CEA का। इसका फुल फॉर्म एक बार और बताता हूँ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है इसके नरेंद्र मोदी जी। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, CCEA का चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इसकी अध्यक्षता मोदी जी ही करते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC के वर्तमान चेयरमैन कौन है। HDFC जो बैंक है उसके वर्तमान चेयरमैन जो वो कौन है, वो है श्यामला गोपीनाथ।
उनका क्या नाम है? श्यामला गोपीनाथ। अभी एचडीएफसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी था, और इसमें इसने जो है अभी हाल फिलहाल की घटना है, इसने $400 मिलियन जो है वो आईएफसी से उधार लिए हैं अपने वो जो है इन्वायरमेंट पे खर्च करने के लिए, इन्वायरमेंट को लेकर के फंडिंग करने के लिए। अब बताइए कि एचडीएफसी का जो मुख्यालय है, जो भारत में जो एचडीएफसी का मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है मुंबई में। इसके चेयरमैन आपको पता ही है श्यामला गोपीनाथ हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, यानी यूएसए में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और जो इंडिया में मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है मुंबई में। वाशिंगटन डीसी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? जो बीसीसी यानी बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली को दिया गया है, या ब्रैड स्मिथ को दिया गया है, रोनाल्डो को, या ये राधा यादव होगा? राजा यादव नहीं, राधा यादव जो है इंडियन क्रिकेट टीम की एक प्लेयर है। रोनाल्डो को आपको जान ही रहे हैं, काफ़ी फेमस आदमी। विराट कोहली को जान ही रहे हैं। तो ये दिया गया है, ब्रैड स्मिथ को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? क्योंकि यूरो 2022 का जो गेम हुआ था, यूरो 2022 का जो गेम हुआ था, ये उसमें शीर्ष स्कोरर थी। और ये किस गेम से रिलेटेड है? ये है फुटबॉल से। फुटबॉल से रिलेटेड है। और इन्होंने इंग्लैंड के लिए, कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। इन्होंने इंग्लैंड के लिए पहली बार जो बड़ी महिला ट्रॉफी है, यानी ट्रॉफियाँ तो इंग्लैंड ने जीती ही है, लेकिन जो बड़ी जो ट्रॉफी है, जो यूरो 2022 है, उन्होंने इसको जीता था। इसीलिए इनको जो है बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अभी हम 15 क्वेश्चन ही रखते हैं। आगे के जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ाएंगे, यानी हम क्वेश्चन ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो में आपको देखने में भी तकलीफ ना हो, आपको ज़्यादा समय भी ना खर्च हो, और ज़्यादा कम समय में इफेक्टिव तरीके से हम पढ़ाई कर सकें, अपने करंट अफेयर के सारे सेक्शन को मजबूत कर सकें, सारे एरिया को टारगेट कर सकें। तभी हम 15 क्वेश्चन रखते हैं, और आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हम 15 क्वेश्चन के पार्ट लेके आएंगे, जिससे ये होगा कि आप काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें। चैनल का नाम है जीएस टाउन, और मैंने बताया ही आपको वीडियो के स्टार्ट में कि इसका नाम जीएस टाउन ही क्यों रखा गया है। तो चलिए इसी पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद,